हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह अभिनव की ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल स्टार्ट किया था, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखी थी, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चार्ज के प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म, ठीक है। तो बच्चों, प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। चार्ज के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। चार्ज यानी आवेश, ओके। पहली बात सुनो बच्चों, ये जो आपका चार्ज है ना, चार्ज, इसका सिंबल क्या होता है? संकेत, है ना। तो बच्चों इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू, है ना, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल क्यू से। एक नंबर बात, ये इसका संकेत है, ठीक है। दो नंबर बात बच्चों, आपका जो ये चार्ज है ना, चार्ज, ये अदिश राशि है ना। और बोर्ड परीक्षा में एक नंबर का यह सवाल पूछा जाता है। चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, ठीक है। अगली चीज़ हम बात करते हैं बच्चों इसके एसआई मात्रक की, ठीक है। तो बच्चों इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वैज्ञानिक कूलाम के समान में कूलाम होता है। और कूलाम का जो सिंबल है वो है आपका बड़ा सी, बड़ा सी। और लास्ट चीज़ इसके लिए हम लिख लेते हैं इसका डायमेंशन यानी वीमा, वीमा लिख लेते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है, क्या होता है भाई? आवेश के प्रवाह की दर यानी आवेश और बटा में टी। यहाँ से आपको आवेश मिलेगा करंट इनटू टाइम, ठीक है। ये आवेश का फार्मूला आ गया। अब डायमेंशन लिख सकते हो, है ना। ये आपका टाइम है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये आपका करंट है, ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप डायमेंशन लिखोगे तो आपको ये क्या मिलेगा बताओ? मास नहीं है तो ज़ीरो, लेंथ भी नहीं है तो ज़ीरो, टाइम है और कितनी बार आया है तो आंसर है एक बार, तो टी का जो घात है वो एक लगना है। और करंट भी है तो ए लिखोगे, और यह एक बार आया है तो इसका घात आप एक लिखोगे, है ना। तो चार्ज का जो डायमेंशन है वो आपका रहेगा m0 L0 T1 A1, है ना। और इसको हम लोग A1 T1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? A1 T1, ओके। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। क्या देखते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले मैं एक चीज़ आपको पुनः या दोबारा बता देता हूँ जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। क्या बताने वाला हूँ मैं आपको? तो आंसर है, मैं आपको बताने वाला हूँ आवेशों के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो कल बताया था मैंने, जो आपका चार्ज है बच्चों, जो आपका चार्ज है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को तो बोलते हैं बच्चों आप धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक आवेश, या इसे हम बोलते हैं धनावेश, या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव। क्या भाई? धनात्मक आवेश, या इसको क्या बोलते हैं? धनावेश, या इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा आपका होता है, क्या होता है भाई? ऋणात्मक आवेश, ठीक है।
ऋणात्मक आवेश, इसको बोलते हैं ऋणावेश, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। चलो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ मेरे को, धनात्मक आवेश है ना क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कमेंट में लिख के बताओ, है ना। कल मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, कमेंट में लिख के बताएं। हाँ जी, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है बच्चों, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, ठीक है। यानी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है ना। या आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कम है ना। और कम है तो वो क्या हो गया, न्यूनता। और न्यूनता का मतलब उस पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें तो बच्चों नेगेटिव चार्ज का मतलब है बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है ना। यानी यदि आप बॉडी को चेक करोगे ना तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल नंबर है ना, वो उसमें प्रोटॉनों का जो नंबर है उससे आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। ज़्यादा मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य। और इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है तो इसका मतलब आपका जो बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणावेश। तो आपने सीखा चार्ज आपका दो प्रकार का, एक तो आपका होता है बच्चों पॉजिटिव और दूसरा आपका होता है नेगेटिव, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई भी है कि बोर्ड परीक्षा में, है ना, जो चार्ज के गुणधर्म है वहाँ से सवाल निकलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी देखो बच्चों, इसका पहला प्रॉपर्टी देखो, इसका पहला प्रॉपर्टी आप देखो, इसका पहला प्रॉपर्टी आप देखो। अब जानते भी हो ये चीज़ भाई, एक प्लस चार्ज है, दूसरा भी प्लस चार्ज है, ठीक है। बच्चों क्या होगा, क्या होगा, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है ना। जैसे चुंबक के दो एक जैसी प्रकृति वाले ध्रुव हैं, यानी या तो दोनों आपके नॉर्थ है या फिर दोनों आपके साउथ है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई है कि जब हम दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं, है ना, तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक इसी प्रकार पहला नेगेटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो उनके बीच में भी क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। पहला पॉजिटिव है और दूसरा यदि नेगेटिव है, यहाँ ध्यान दें, पहला पॉजिटिव था तो दूसरा भी पॉजिटिव था, पहला नेगेटिव था तो दूसरा भी नेगेटिव था। यहाँ आपका पहला पॉजिटिव है तो दूसरा आपका नेगेटिव है, यानी विपरीत प्रकृति का है।
तो बच्चों इनके मध्य आकर्षण होता है, इनके मध्य आकर्षण होता है। ठीक है, ये बहुत छोटा प्रॉपर्टी है, आप सब लोग जानते हो। अब देखो बच्चों, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव है ना, और पहला नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव। इस प्रकार के जो आवेश होते हैं उनको बोलते हैं लाइक चार्जेस, या उनको बोलते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं उनको? सजातीय आवेश। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो आंसर है कि जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं, कौन से आवेश? सजातीय आवेश, उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। यानी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव है। इसको बोलते हैं सजातीय, लाइक चार्जेज, यानी समान प्रकृति वाले। पहला जो चार्ज है उसका प्रकृति या नेचर यदि पॉजिटिव है तो दूसरे का भी पॉजिटिव है, पहले का नेचर यदि नेगेटिव है तो दूसरे का भी आपका नेगेटिव है, यानी समान प्रकृति के हैं। तो समान प्रकृति यानी सजातीय आवेश, उनके बीच में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। ठीक है, जो ये तीसरा ग्रुप आप देखोगे तो इनको बोलते हैं बच्चों विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्यों? क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के हैं। पहले चार्ज का नेचर यदि पॉजिटिव है तो दूसरे का देखो इसके विपरीत है, यानी नेगेटिव है। तो विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य बोलो बच्चों क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। तो ध्यान से सुनेंगे, सजातीय आवेशों के मध्य बोलो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, ये आपका चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है। ओके, इसके बाद देखते हैं बच्चों चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज का क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज का क्या है कि आपका जो चार्ज होता है, यानी आपका जो आवेश होता है ना, आवेश का मान, आवेश का मान स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, यानी स्पीड इंडिपेंडेंट होता है। स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटली है ना देखी गई चीज़ है। ठीक है, हमें ध्यान में रखनी है कि किसी भी बॉडी पर कोई चार्ज है ना बच्चों, तो उस चार्ज का जो वैल्यू है, वैल्यू जो है ना वो उस बॉडी की स्पीड पर, मतलब बॉडी की चाल पर निर्भर नहीं करता। ये वाला जो प्रॉपर्टी होता है चार्ज को, इसको बोला जाता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी आवेश की निश्चरता। क्या बोला जाता है बच्चों? आवेश की निश्चरता। क्या बोला जाता है इसको? आवेश की निश्चरता। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवेश की निश्चरता से आप क्या समझते हैं। आपको ऐसा पूछ लिया तो आपको बता देना है भाई चार्ज है ना, उसका जो वैल्यू है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यानी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? मान लो बच्चों आपके पास कोई बॉडी है और वो बॉडी आपकी रेस्ट पर है, आपने चेक किया तो आपको उस बॉडी पे चार्ज मिला क्यों? ये जो भी वैल्यू था, मान लो ये 15 कूलम था, लेकिन ये बॉडी पर चार्ज कब था? जब वो रेस्ट में थी। अब आपने क्या काम किया कि उस बॉडी को एक स्पीड दे दिया है ना, यानी आपने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और आपने उसका फिर से चार्ज चेक किया। तो पहले यदि 15 कूलम था तो जब वो चल रही होती है ना, और उस दौरान आप उस बॉडी पर चार्ज चेक करते हो तो भी आपको कितना मिलता है? 15 कूलम।
और 15 कूलम मिलता है। इसका मतलब बॉडी यदि मोशन में है, बॉडी यदि मोशन में है तब भी चार्ज रेस्ट वाले चार्ज के क्या आता है, बराबर आता है। इसका मतलब बॉडी पर जो चार्ज है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चाहे स्पीड है या चाहे स्पीड नहीं है या चाहे स्पीड बहुत अधिक ज़्यादा है, चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहा जाता है बच्चों आवेश की निश्चरता। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान की निश्चरता नहीं होती। क्या नहीं होती? द्रव्यमान की निश्चरता नहीं होती। देखिए आप लोगों ने आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा। हमारे पास वहाँ द्रव्यमान के लिए एक सूत्र आता है ना, ये होता है बच्चों बॉडी का गतिक द्रव्यमान। किसके बराबर होता है? ये विराम द्रव्यमान है अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और बट्टे में क्या आता है, सी स्क्वायर, है ना। तो ये बॉडी का गतिक द्रव्यमान है, जबकि एम नोट बॉडी का क्या है, विराम द्रव्यमान। आप इस सूत्र को जरा गौर से देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बॉडी है, जैसे आप ही हो बच्चा, आप यदि रेस्ट में हो तो आपका मास मान लो एम नोट आता है, लेकिन जब आप मोशन में आ जाते हैं, आप जब गति करने लगते हैं तो आपके मास में चेंज आ जाता है, आपका मास बदल जाता है ना। गतिमान वस्तु में जितना भी द्रव्यमान होता है उसको उसका गतिक द्रव्यमान कहा जाता है। और वो द्रव्यमान आपको जो ये फार्मूला दिख रहा है ना, इससे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जनरली बेटा व्यवहार में विराम द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान लगभग बराबर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि व्यवहार में जो पिंडों की गति है ना, या जो हमारी गति है, या हमने जो व्हीकल बनाए हुए हैं उनकी जो गति है, यानी उनका जो वेग है, ये वाला वेग कितना होता है। जैसे आप यांत्रिकी में सवाल करते थे, कण का चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना है 100 मीटर प्रति सेकंड, कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड, है ना। साउंड का होता है 320 मीटर प्रति सेकंड, तो है ना, इस तरह के स्पीड हुआ करते थे, है ना। हम गति करते हैं ना, जनरल हम मान लो वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारा स्पीड तो इतना होता ही नहीं। और ये वाला जो सी है ना, सी ये बहुत ज़्यादा होता है ना। कितना होता है ये सी कितना होता है बच्चों? सी आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हो व्यवहार में हमारा जो स्पीड होगा, जो बॉडी चल रही होगी व्यवहार में, उसका जो स्पीड है वो सी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो बच्चों ये जो राशि है ना v² सी स्क्वायर, ये बच्चों लगभग कितनी आएगी, 0। क्योंकि सी बहुत बड़ा है तो ये लगभग कितनी आएगी, 0। और ये 0 आएगा तो आपका m जो है वो बोलो अप्रोक्सीमेट क्या मिलेगा आपको, m नोट। लेकिन जब बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लगती है, जैसे बच्चों ये वाला वेलोसिटी है, बॉडी का वेलोसिटी है, ये लाइट के वेलोसिटी के जब करीब होने लग जाता है तब इस राशि का कोई ना कोई वैल्यू आएगा। और कोई ना कोई वैल्यू आएगा तो देख लो बच्चों, जो आपका गतिक द्रव्यमान है वो विराम द्रव्यमान से आपको अधिक प्राप्त होगा, यानी ये चीज़ मिलेगी। इसका मतलब रेस्ट में कोई बॉडी है, कोई बॉडी रेस्ट में है तब उसका मास कुछ और होता है, और कोई बॉडी जब मोशन में है तब उसका मास कुछ और होता है। यानी एम मोशन जो है वो एम रेस्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब द्रव्यमान जो है वो निश्चितता के सिद्धांत की पालना नहीं करता। लेकिन प्यारे बच्चों, आपका जो चार्ज है ना वो निश्चरता के सिद्धांत की पालना करता है। ये आपका 2 नंबर प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है ना, और एग्जाम में खूब पूछा जाता है बच्चों। 3 नंबर प्रॉपर्टी है, एग्जाम में खूब बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा।
है ना, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण या संरक्षण नियम। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है ना। सेकंड प्रॉपर्टी आवेश का निश्चरता, है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या है, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो ये संरक्षण क्या होता है, ऐसा बोलते ही आपको वो लाइन याद आ गई होगी ऊर्जा वाली, है ना। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना, ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है ना। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऐसे ही आवेश का संरक्षण नियम यदि आपको बताना है तो आप क्या बोलोगे, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है ना। ये क्या बन जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम। एक्सपेरिमेंटली हमने ऐसा देखा है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ बच्चों, मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं लिख रहा हूँ आवेश संरक्षण में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है या न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, तथा ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन बच्चों एक बात है यहाँ, एक बात है यहाँ, आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, स्थानांतरित किया जा सकता है ना। और ये चीज़ क्या कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश का संरक्षण, है ना। यानी संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, यानी न तो उसको बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हाँ भाई, एक काम कर सकते हो, आवेश को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या है ये, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में भी लिखते हैं बच्चों, इसी बात को हम दूसरे शब्दों में भी लिखते हैं। क्या भाई, दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का, विलगित निकाय समझते हो, आइसोलेट सिस्टम जो बिल्कुल अकेला अकेला रहता है ना, तनाई वाला। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश अचर रहता है ना। अचर का मतलब नियत रहता है, अचर रहता है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। यही क्या है बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। स्टेटमेंट याद रह जाएगा, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश अचर रहता है। अब कुल आवेश अचर रहता है, मान लो कोई आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम में आपने उसको चेक किया तो आपको उसका नेट चार्ज मिला। क्या मिला आपको, नेट चार्ज। और आपने देखा कि उसका नेट चार्ज जो है वो कितना है बच्चों, 200 कूलम, ठीक है। नेट चार्ज क्या है ये बच्चों, नेट चार्ज कितना है, 200 कूलम, ठीक है। तो अचर रहता है, यानी कभी नहीं बदलेगा, ऑलवेज इतना ही रहेगा। यदि ये मान लो बढ़कर 201 कूलम हो जाता तो इसका मतलब तो 1 कूलम चार्ज जो है ना वो उत्पन्न हो गया। जबकि आप तो कहते हो चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
इसका मतलब ये बढ़ नहीं सकता, है ना। और न ही बच्चों ये 199 कूलाम हो सकता। यदि ऐसा हो जाएगा तो 1 कूलाम आवेश नष्ट हो गया है, और आप यहाँ कह रहे हो कि नष्ट भी नहीं हो सकता। यानी चार्ज यदि 200 कूलाम है तो 200 कूलाम ही रहेगा, है ना भाई। उत्पन्न नहीं हो सकता इसका मतलब इससे ये बढ़ नहीं सकता, और नष्ट नहीं हो सकता इसका मतलब इससे ये घट नहीं सकता। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम का वो क्या रहता है, अचर रहता है। क्या रहता है, अचर रहता है। ठीक, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना, जहां हमें चार्ज कंजर्वेशन दिखता है, जहां हमें चार्ज कंजर्वेशन दिखता है। ठीक है बच्चों, तो आपके जितने भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है बच्चों, और आपके जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, कहीं पर भी चार्ज कंजर्वेशन लॉ जो है ना उसका बच्चों उल्लंघन नहीं होता, है ना। यानी चार्ज के कंजर्वेशन लॉ की पालना होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल मैं देख रहा हूं, फिर कह रहा हूं बेटा, जो आपका बोर्ड परीक्षा है उसमें पूछा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, और जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसके आप कोई दो एग्जाम्पल दो या उदाहरण से समझाओ। तो बच्चों मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। ठीक है, आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ चुके हो, आपको नाभिक के विखंडन, आपको नाभिक के संलयन, है ना, आपको अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, है ना, इस प्रकार के खूब सारे न्यूक्लियर रिएक्शन आते होंगे। कोई भी रिएक्शन देख लेना, विखंडन का देख लेना, संलयन का देख लेना, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, कोई भी देख लेना। ठीक है, तो बेटा मैं एक रेडियो एक्टिव डीके का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, मैं लेता हूँ एक यूरेनियम का नाभिक, एक रेडियो एक्टिव नाभिक है 92 यूरेनियम 238। ठीक है, अब देखो बच्चों ये न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, मैं नाभिक की बात कर रहा हूँ ना, नाभिक की अभिक्रिया ये है ना। तो बच्चों यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है वो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, और नाभिक में प्रोटोनों की संख्या है इसका मतलब प्रोटोन 92 है, और प्रोटोन यदि 92 है तो बच्चों इसका जो चार्ज है वो कितना है, इसका जो चार्ज है वो कितना है, तो आंसर है ये इतना चार्ज है ना बच्चों। एक प्रोटोन पे ई होता है तो 92 प्रोटोन है तो इसका चार्ज इतना हो गया, है ना। अब कंजर्वेशन लॉ कहता है कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, यानी सिस्टम का टोटल जो चार्ज है वो 92 ई ही रहेगा, न तो ये 91 ई हो सकता है न ये 93 ई हो सकता है। तो बेटा इसका रेडियो एक्टिव डीके होता है। डीके में क्या होता है, आपका एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, और अल्फा पार्टिकल तो आप जानते ही हो, बच्चों। हीलियम का जो नाभिक होता है, उसको क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल। और हीलियम के नाभिक में आपके पास 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन है, तो ये जो अल्फा कण आपको जो मिला है इसका जो चार्ज है वो आपका कितना है, 2e। और साथ में जो हमें स्पीशीज मिलती है वो होती है थोरियम, यानी आपको थोरियम का नाभिक मिलता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 90, और मास नंबर होता है 234, है ना। ये अल्फा डीके होता है, ये एक नाभिक की अभिक्रिया है, इसको अल्फा डीके या इसको क्या बोला जाता है बच्चों, अल्फा क्षय। क्या बोला जाता है, अल्फा क्षय। नाभिक से अपने आप यानी स्वतः क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल, है ना। और ये नाभिक स्वतः टूटकर एक नए नाभिक में बदल जाता है। यहाँ आपका जो यूरेनियम का नाभिक है वो थोरियम के नाभिक में चेंज हो गया। ओके, अब थोरियम का जो नाभिक है उस पर यदि बच्चों मैं चार्ज की बात करूँ, ठीक है, तो प्रोटॉन आपको नज़र आ रहा है कितना है, 90, तो ये वाला चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो फाइनल जो टोटल चार्ज है वो आपका कितना होना है, Q1 प्लस Q2, यानी 2e प्लस 90e, और इनको जब मैं जोड़ देता हूँ तो ये आपको मिलेगा 92e। तो आप क्या देख रहे हो
कि क्यू ई जो है वो आपको क्यू एफ के बराबर प्राप्त होता है ना। पहले चार्ज या जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ था, यानी नाभिकीय अभिक्रिया के पहले जो चार्ज था वो कितना था 92 ई, और बाद में भी आपको कितना मिला बच्चों 92 ई, है ना। यानी चार्ज आपका क्या रहा, चार्ज आपका क्या रहा, अचर रहा, यानी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें कंजर्वेशन लॉ जो है उसकी पालना हो रही है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जब हम वेज ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे बच्चों, है ना, यानी आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनमें एक विधि हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ना, इसमें भी बच्चों आवेश के संरक्षण के नियम की पालना होती है। आवेश के संरक्षण के नियम की पालना होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों आपके पास एक कांच की छड़ है। किसकी छड़ है बच्चों, कांच की छड़। ये लो, ये कांच की छड़ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कांच की छड़। क्या है ये है बच्चों कांच की छड़। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, है ना, जो एक्सपेरिमेंटली देखी गई चीज़ है। एक कांच की छड़ है, ओके। और एक आपके पास है बच्चों सिल्क क्लॉथ, है ना, रेशम का कपड़ा है आपके पास, रेशम का कपड़ा, ठीक है बच्चों। अब देखो, इस पर भी यदि मैं बात करूं कि नेट चार्ज कितना है तो आंसर आएगा 0। इस पर भी मैं बात करूं कि नेट चार्ज कितना है तो आंसर आएगा 0। तो सिस्टम का टोटल यदि नेट चार्ज यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे Q1 प्लस Q2, है ना, यानी 0 प्लस 0 यानी कितना 0। क्यों भाई, क्योंकि आपने देखा था, आपको याद आ रहा होगा जब हमने एक सोडियम एटम की बात की थी, है ना, एक सोडियम एटम की, तो एक सोडियम एटम में प्रोटॉन कितने थे 11, न्यूट्रॉन कितने थे, न्यूट्रॉन का तो वैसे चार्ज में कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि वो तो न्यूट्रल पार्टिकल है, फिर भी 12 थे। और इलेक्ट्रॉन कितने थे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूट्रल था। तो ये वाला बॉडी है, इसमें खूब सारे प्रोटॉन्स हैं। हर एटम अपना प्रोटॉन रखेगा और उस पर्टिकुलर नंबर में अपने इलेक्ट्रॉन भी रखेगा, लेकिन जितने प्रोटॉन है उतने क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इस पे नेट चार्ज कितना है 0। एग्जाम्पल के रूप में मान लो बच्चों कि इस कांच की छड़ में टोटल 100 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने हैं 100। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज कितना है -100 ई, पॉजिटिव चार्ज कितना है +100 ई। तो बच्चों नेट चार्ज यदि मैं बात करूं तो कितना आएगा 0। जो आपका ये रेशम का कपड़ा है, इसमें बच्चों मान लो 200 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कितना है -200 ई। तो प्रोटॉन भी इस पे 200 होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा +200 ई। इस पर नेट चार्ज की बात करें तो कितना आएगा 0, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इनको आपस में रब करते हैं, यानी दोनों को आपस में घर्षित करवाया जाता है, यानी रगड़ा जाता है। तो आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग क्या होगा। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, जिनको आपस में जब रगड़ा जाता है ना, तो मैंने कहा था ना, चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, चार्ज को न ही नष्ट किया जा सकता है ना, लेकिन चार्ज है ना वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। और आपको बता देता हूं बच्चों, आपका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है कितना -1.6 × 10 और इसका पावर -19 कूलाम, यानी -e। एक इलेक्ट्रॉन यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो इतना चार्ज वहाँ
वहाँ लेकर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज जाता है। तो जब इनको आपस में इस तरह से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, जैसे सूखे बालों में आपने कंघे को पास किया था ना, है ना, तो कंघे पे देखो बच्चों घर्षण के कारण बाल और कंघों के बीच में रबिंग हुई और इसके कारण कंघे पर चार्ज आ जाता है और वो जमीन पर पड़े कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। वहाँ भी रबिंग होती थी। वेज ऑफ चार्जिंग में बताऊंगा आपको ये, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लो। जब इनको आपस में रगड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्रांसफर हो जाते हैं। किसमें भाई? रेशम के कपड़े में। किसमें? रेशम के कपड़े में। मान लो बच्चा इसके 4 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रबिंग इसके 4 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो गए। तो यहाँ वाले एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन का इसमें कमी आ गया, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। और वो वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने ले लिया होगा, यहाँ 1 बढ़ गया होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास हो गया होगा, यहाँ माइनस। यहाँ से निकला होगा प्लस, यहाँ आया होगा माइनस, यहाँ से निकला होगा प्लस, यहाँ आया होगा माइनस, यहाँ से निकला होगा प्लस, यहाँ आया होगा माइनस। तो क्या हुआ? रगड़ने के बाद कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैंने मान लिए कितने भाई? 4 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? रेशम के कपड़े में। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता आ गई, तो इस पर क्या आ गया? धनावेश। और यहाँ अधिक क्या आ गया? तो इस पर क्या आ गया? ऋणावेश। पहले दोनों वस्तु क्या थी? पहली भी उदासीन और दूसरी भी उदासीन। अब दोनों बोलो क्या होगी? आवेशित। अब कई बच्चों को लगता है सर आप तो कह रहे थे आवेश उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ये रेशम का कपड़ा उदासीन था, इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, उत्पन्न हो गया। बच्चों उत्पन्न नहीं हुआ है, ये पैदा नहीं हुआ है, ये अलग से आया नहीं है ना, अलग से प्रकट नहीं हुआ है। ये इस बॉडी में पहले से थे वो 4 इलेक्ट्रॉन, और वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। और ट्रांसफर होने के कारण चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ, नेट चार्ज अस्तित्व में आया है, नेट चार्ज अस्तित्व में आया है, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। अब इसके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो 200 इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों इसके पास। अब इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन नहीं, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 204। तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -204e। ये नहीं है, -204e। पॉजिटिव चार्ज कितना? +200e। तो -204e में +200e जोड़ोगे तो आपको कितना चार्ज मिल जाएगा? -4e। यानी ये चार्ज इस रेशम के कपड़े पर आ चुका है। कितना आ चुका है? कितना आ चुका है? आफ्टर रबिंग इस पे जो चार्ज आया है वो कितना है? -4e। ठीक है। इधर से 4 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से कम हुए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इधर से कम हुए हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, बोलो कितने हैं? 96। 96 है तो चार्ज ये नहीं है, कितना है? -96e। और -96e में आप +100e को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? +4e। यानी इस पे क्या आना है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आना है तो Q1 डैश बोलो कितना है? +4e। इसमें तो देखो बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। देखो प्रोटॉन 100 और इलेक्ट्रॉन 96, 4 इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूनता आ गई, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ देखो बच्चों एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन कितने हैं? 200, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 204। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन की तुलना में ज़्यादा है, यानी आधिक्य है, तो इस पे बोलो क्या आ गया बच्चों? ऋणावेश। तो ये हुआ। लेकिन बच्चों तो ये रबिंग हुई, रबिंग के कारण बॉडी ए पर भी चार्ज आ गया, जो कांच की छड़ थी। रेशम का कपड़ा जो था उस पर भी चार्ज आ गया। लेकिन ये जो टोटल सिस्टम था, मैंने कहा है ना कि आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। पहले नेट चार्ज कितना था बच्चों? पहले नेट चार्ज कितना था? आंसर है 0। नेट चार्ज का मतलब क्या था बच्चों? कांच की छड़ पर चार्ज प्लस रेशम के कपड़े पे चार्ज। तो ये कितना आया था? 0। आफ्टर रबिंग देखते हैं, आफ्टर रबिंग देखते हैं कांच की छड़ पे चार्ज और रेशम के कपड़े पे चार्ज, इनको जोड़ दो, ये निकाय का टोटल चार्ज आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये तो आपका है +4e, कितना है? +4e।
और Q2 डैश आपका कितना है -4e। दोनों को जोड़ोगे, जोड़ कितना आएगा 0। पहले भी कितना था 0 और बाद में भी कितना रहा 0, यानी नेट चार्ज चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। तो एक बॉडी पर जरूर पहले 0 था, पहले क्या था 0, अब क्या आ गया पॉजिटिव। इस पर पहले क्या था 0, अब क्या आ गया नेगेटिव। पर्टिकुलर किसी बॉडी पे चार्ज आ सकता है, लेकिन सिस्टम पर नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। पहले भी दोनों पर 0 था और अब भी दोनों पर क्या है 0। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों, जो आपका फ्रिक्शन होता है, इसके खूब सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। बिल्ली की खाल को हम लोग प्लास्टिक की छड़ से रगड़ेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका कोई ऊनी कपड़ा है, उसको भी हम प्लास्टिक की छड़ से रगड़ेंगे, है ना। एक पदार्थ होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं अंबर, उससे भी हम रगड़ेंगे। तो एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा, लेकिन वहाँ भी देखेंगे भाई पहले दोनों न्यूट्रल बॉडी ली थी, पहली भी न्यूट्रल दूसरी भी न्यूट्रल, तो सिस्टम का नेट 0 था। रगड़ने के बाद पहले पे जितना पॉजिटिव आएगा ना, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव आएगा, या पहले पे जितना नेगेटिव आएगा दूसरे पे उतना ही पॉजिटिव आएगा। यानी सिस्टम का नेट कितना रहेगा 0 रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले टोटल 0 था तो बाद में भी टोटल कितना रहेगा 0। ओके, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो आपका घर्षण होता है ना, घर्षण, उसमें जो है ना वो चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा यदि और एग्जाम्पल देखे जाए, अब तो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लिया है, आपको पता है एक आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध होता है ना। वो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि मास जो है उसको आप लोग एनर्जी में बदल सकते हो, है ना। जैसे आपका परमाणु बम फटता है तो वहाँ बेटा नाभिक के विखंडन होता है, उसमें क्या होता है मास लॉस, और वो मास लॉस किस में चेंज होता है, ऊर्जा में, है ना, एनर्जी में चेंज होता है। तो आप लोग देखते हो छोटा सा परमाणु बम जब विखंडित होता है, फटता है, तो क्या होता है बच्चों, अपार उष्मा ऊर्जा प्रकट होती है ना। बड़े बड़े पहाड़ उस उष्मा को पाकर, है ना, पानी की तरह पिघलकर बहने लगते हैं। आदमी की तो बिसात ही क्या, और वो एक बड़ी हानि का कारण बनता है, ठीक है। तो वहाँ या जो आपका विखंडन है, इवन आपका जो संलयन है, दोनों में ही जो आपका मास है, मास वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, एनर्जी में। यदि किसी प्रोसेस में जो मास खत्म हुआ है या जिस मास का विलोपन हुआ है वो यदि m है, तो जो ऊर्जा प्रकट होगी, प्रकट हुई ऊर्जा, उसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, m गुणा c स्क्वायर। तो बच्चों यदि चीना सा भी मास विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त होना चाहिए, है ना बच्चों, दहन नहीं होना चाहिए। जैसे आप लकड़ी का दहन करते हो तो आपको उष्मा ऊर्जा मिलती है, वहाँ विलोपन नहीं होता, वहाँ दहन होता है। मास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। आपने 200 ग्राम लकड़ी तोल के यदि चूल्हे में डाल दी है ना, तो आपको मटेरियल 200 ग्राम ही मिलता है। हो सकता है आपको वो राख के रूप में मिल जाए, धुएं के कणों के रूप में मिल जाए, या किन्हीं अन्य अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मिल जाए। टोटल नेट यदि तोलोगे तो पहले यदि 200 ग्राम मटेरियल था तो बाद में भी आपको कितना मिलेगा, 200 ग्राम मटेरियल। वहाँ मास लॉस नहीं होता बच्चों, वहाँ दहन होता है, ठीक है। और जो परमाणु बम फटता है ना, तो मास लॉस होता है। 1 किलोग्राम का बम फोड़ा, सारे के सारे अपशिष्ट थे, उनके मास को आपने जोड़ लिया, आप पाते हो आपको 900 ग्राम ही मिलता है। 100 ग्राम कहाँ गया, खत्म हो जाता है, कहीं नहीं मिलता। वो जो 100 ग्राम है ना, वो सारा का सारा एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों 100 ग्राम तो बड़ी बात है। यदि 1 ग्राम मास का भी आप विलोपन कर दो ना किसी भी प्रोसेस में, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में आप करते हो, विखंडन में करते हो, संलयन में करते हो, है ना, 1 ग्राम मास का भी यदि आप लॉस कर दो तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो अपार होगी। क्यों होगी अपार, क्योंकि यहाँ m का मान चलो 1 ग्राम है, जो विलोपन होने वाला मास है, वो तो 1 ग्राम है आपका, लेकिन गुणा में देखो क्या है, c स्क्वायर। c क्या होता है, 10 की घात 8, और उसका भी वर्ग। तो इस एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, बहुत ज़्यादा आता है। यदि आपको याद है
1 AMU का यदि आप मास लॉस कर दोगे, है ना, 1 AMU का यदि आप मास लॉस, छोटा सा भी प्रोटॉन का मास ही तो है ये 10 की घात -27 किलोग्राम, 1.672 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम, यानी जो प्रोटॉन का मास होता है, छोटा सा मास, इतना मास भी यदि आप विलुप्त कर देते हो तो आपको जो एनर्जी मिलती है उसकी वैल्यू कितनी थी, याद आ रहा है ना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ऊर्जा आपको प्राप्त होता था। क्यों? m गुणा c स्क्वायर। ठीक है, तो मास किस में चेंज हो सकता है? एनर्जी में। इसी प्रकार बच्चों जो आपकी एनर्जी है वो किस में चेंज होती है? मास में। एनर्जी किस में चेंज होती है? मास में। यदि आपने ई एनर्जी का लॉस कर दिया, यानी विलोपन कर दिया, इस बार विलोपन मास का नहीं एनर्जी का कर रहे हो, तो आपको जो मास मिलेगा, यानी जो मास प्रकट होगा, उसकी जो वैल्यू है वो ये वाली होगी। ये क्या है? ये प्रकट हुआ मास है। और ये क्या है बच्चों? विलुप्त हुई ऊर्जा। यहां से ही तो निकाला है मैंने, m बराबर E बटा c स्क्वायर। तो देखो, अपार ऊर्जा यदि विलुप्त होगी ना तो चिन्ह सा मास बनेगा। अपार ऊर्जा यदि विलुप्त होगी तो चिन्ह सा मास बनेगा, क्योंकि E में भाग किसका लगा हुआ है? c स्क्वायर का, तो मास चिन्ह सा बनेगा। यानी बच्चों, एनर्जी को आप पार्टिकल में बदल सकते हो, है ना। पहले मैकेनिक्स अपन अलग मानते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी वाला सिस्टम था वो अपन अलग मानते थे। हम मानते थे कि एनर्जी और पार्टिकल में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पता लगा एनर्जी को पार्टिकल में चेंज किया जा सकता है और पार्टिकल को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मास चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी चेंज इनटू मास। और वो रिलेशन हमें आइंस्टीन ने दिया, क्या था? E बराबर mc स्क्वायर। ओके, चलो ये तो अलग बात हो गई। हम तो किसकी बात कर रहे थे? चार्ज कंजर्वेशन लॉ की। किसकी बात कर रहे थे बच्चों? चार्ज कंजर्वेशन लॉ की। ठीक है, तो मैं इसका तीसरा एग्जांपल देख लेता हूं। कौन सा एग्जांपल देख लेता हूं? तीसरा। एक नई प्रकार की चीज है भाई, एक नई प्रकार की चीज है जिसको बोलते हैं बच्चों युग्म विनाश। क्या बोलते हैं बच्चों? युग्म विनाश। ठीक है, यानी कोई जोड़ा खत्म होगा भाई, है ना, कोई जोड़ा खत्म होगा, है ना। 2 पार्टिकल खत्म होंगे इसमें, 2 पार्टिकल का मतलब एक युग्म, यानी एक जोड़ा खत्म होगा इसमें। ठीक है, युग्म विनाश एक अजीबोगरीब, है ना, एक अजीबोगरीब घटना थी साइंटिस्ट लोगों के लिए, है ना, युग्म विनाश। और कई वर्षों तक तो ये जो चीज़ है साइंटिस्ट लोगों के समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो गया, है ना। ये तो बहुत अजीब बात हो गई भाई। बाद में आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है वो आया, उससे पता लगा ये संभव है। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा युग्म विनाश में? हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, लेब में एक तो लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक क्या लिया बच्चों? पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक पॉजिट्रॉन, यानी 2 पार्टिकल है। ये वाला पार्टिकल थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है भाई, है ना, इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया। कितना गुना मैग्नीफाई किया है, तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। बहुत 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 ज़्यादा मैग्नीफाई किया मैंने ना, लाखों करोड़ों गुना मैग्नीफाई कर दिया, तब इसका साइज ऐसा दिखे तो दिखे, है ना। तो ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये आपका क्या है? पॉजिट्रॉन। फिर बता देता हूँ बच्चों, जो आपका पॉजिट्रॉन होता है, क्या भाई? पॉजिट्रॉन ये एक पार्टिकल है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वैसे भी ये एक पार्टिकल है। और ये पार्टिकल जो है ना, ये एकदम इलेक्ट्रॉन की फोटोकॉपी है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की फोटोकॉपी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण। ठीक है, फोटोकॉपी कैसे है? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या भाई? इलेक्ट्रॉन, इसके मास की बात की जाए तो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसके चार्ज की यदि बात की जाए तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और जो ये नया कण मिला जिसको E पॉजिटिव से लिखा जाता है, इसका मास यदि देखा जाए तो ये भी एग्जैक्ट होता है इतना ही। ठीक है, इसके चार्ज की बात की जाए तो ये भी होता है इतना ही। शुरू में तो साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये कोई नया कण है, इलेक्ट्रॉन ही समझ बैठे, क्योंकि मास इक्वल चार्ज इक्वल। लेकिन बाद में थोड़ा डीपली इसको स्टडी किया तो पता लगा इसका चार्ज जो है ना, उसका जो नेचर है वो पॉजिटिव है, जबकि अपने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका तो क्या होता है? नेगेटिव। मास इक्वल, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल।
केवल नेचर का अंतर है बच्चों, नेचर का अंतर है। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन की फोटोकॉपी है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया? पॉजिट्रॉन। क्या बोल दिया गया? पॉजिट्रॉन। ओके, इसका चार्ज कितना बच्चों? तो मैं लिखूंगा -C। इसका चार्ज कितना बच्चों? तो मैं क्या लिखूंगा? +C। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और क्या लिया गया बच्चों? एक प्रोटॉन, सॉरी पॉजिट्रॉन। एक लिया गया इलेक्ट्रॉन और एक क्या लिया गया? पॉजिट्रॉन। मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है बच्चों ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहीं भी हमें ऐसा आज तक मिला नहीं है कि जहाँ आवेश के संरक्षण के नियम की पालना ना होती हो। ठीक है, चलो मैग्नीफाई कर दूँ, इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखेगा, यस और नो? यस और नो भाई? क्या पॉजिट्रॉन ऐसा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा जी। चलो, अब हमने क्या काम किया? हमने इनका कोलिजन करवाया, टक्कर करवाया। क्या करवाया? टक्कर। एक बाल इधर से फेंकी, एक बाल इधर से फेंकी, यहाँ दोनों का क्या हुआ? कोलिजन, धड़ाम, टक्कर हो गई। टक्कर के बाद क्या हुआ? हम तो ये अपेक्षा कर रहे थे जैसे कैरम में गोटियां टकराती है ना, टकराने के बाद एक कहीं दूसरी कहीं, है ना, वैसे ही पार्टिकल एक कहीं जाना चाहिए, दूसरा कहीं जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमने देखा पार्टिकल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, पार्टिकल तो ख़त्म हो गया और पार्टिकल की जगह हमें मिली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली थी और ज़्यादा एनर्जी वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको बोलते हैं गामा वेव्स। क्या बोलते हैं? गामा वेव्स, है ना। सिंपल लाइट का फोटोन होता है और जो गामा रेज का फोटोन होता है उसको क्या बोलते हैं? गामा फोटोन। इसका मतलब यहाँ हमें क्या मिले बच्चों? 2 गामा फोटोन मिले। क्या मिले? 2 गामा फोटोन, जो लाइट का क्वांटा है। या सरल शब्दों में आप ऐसा समझ लो, 2 पार्टिकल या 2 बाल टकराई, बाल तो हो गई गायब और उसकी जगह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिली। यदि वो विजिबल वेव मिलती तो आपको रेड लाइट और येलो लाइट चमकती हुई दिखाई देती, बस केवल लाइट चमकती हुई दिखाई देती और आगे निकल जाती लाइट। बाल खत्म और बाल तो खत्म होगी, पार्टिकल तो खत्म हो गया, पार्टिकल तो खत्म हो गया और लाइट आगे निकल गई। ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ। तो यानी आपको क्या मिले बच्चों? 2 गामा फोटोन। आप जानते हो बच्चों, जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज भी 0, इसका चार्ज भी 0। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोला गया है युग्म विनाश, क्योंकि 2 पार्टिकल खत्म हो गए भाई और पार्टिकल्स की जगह, कणों की जगह इधर तो क्या थे बच्चों? 2 कण, इधर तो क्या थे बच्चों? 2 कण। कोलिजन हुआ, कण खत्म हो गए और आपको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई भाई, ऊर्जा मिल गई आपको। पार्टिकल तो था ही नहीं, एनर्जी मिल गई, 2 गामा फोटोन मिल गए। ठीक, अब इसमें भी आप देखो, जब ये कोलिजन नहीं किए थे तब इनका नेट चार्ज कितना था? इलेक्ट्रॉन का तो था -C, पॉजिट्रॉन का था +C, दोनों को ऐड कर दो, नेट कितना था? 0, है ना भाई। इस निकाय का जो नेट है वो कितना है? 0। कोलिजन के बाद ये तो एनर्जी वाला फोटोन है 0, ये भी एनर्जी वाला फोटोन है 0, जोड़ मार दो 0। अरे भाई कंजर्वेशन लॉ की पालना हो रही है, सिस्टम का नेट पहले 0 बाद में भी 0। ठीक है, तो यहाँ भी पालना होती है, युग्म विनाश में भी पालना होती है। और बाद में ये पता लगा लिया गया पार्टिकल गया कहाँ, क्योंकि आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है वो क्या बतलाता है बच्चों? वो कहता है कि मास है वो किस में चेंज हो सकता है? एनर्जी में। तो पार्टिकल खत्म हो गए और उसकी जगह हमें क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो बच्चों देखो कितना अजीब घटना है ना। और उसमें भी बोलो क्या होता है? आवेश के संरक्षण के नियम की पालना होती है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, नंबर 4 और वो है आपका युग्म उत्पादन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, है ना भाई। एक जोड़ा पैदा होगा इस बार, यानी 2 पार्टिकल बनेंगे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा इनका उल्टा भी पॉसिबल है क्या। तो उन्होंने इस बार क्या काम किया बच्चों? पार्टिकल खत्म हुए, आपको 2 फोटोन मिले, तो उन्होंने अब 2 गामा फोटोनों का कोलिजन करवाया। 2 गामा फोटोनों का कोलिजन करवाया, ये पहला और ये आपका दूसरा। 2 गामा फोटोन जो थे उनका कोलिजन करवाया, है ना।
जैसे लाइट एनर्जी है, आप टॉर्च से लाइट लो, एक से जो लेजर निकल रहा है वो रेड वाला निकल रहा है, एक से येलो वाला निकल रहा है, और दोनों को आप एक जगह कोलिजन करवाओ, है ना। अब ध्यान देना बेटा, विजिबल लाइट का कोलिजन नहीं, किसका, गामा रेज का या गामा फोटोन का, जो ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन है उनका कोलिजन करवाते हैं, तब ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर प्रकार का एनर्जी लेके आओ कोलिजन हो जाएगा, पार्टिकल बन जाएगा। मैंने कहा ना, बहुत सारा एनर्जी जब खत्म होगा तब थोड़ा सा मास बनेगा। और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मास कितना सा होता है, बिल्कुल चिन्ह सा होता है। तो दो गामा फोटोन का कोलिजन करवाया बच्चों। कोलिजन करवाते ही ये फोटोन कहीं ढूंढने से भी नहीं मिले, बड़े बड़े अच्छे है ना इक्विपमेंट लगा दिए बच्चों खोजने के लिए, है ना, बड़े अच्छे इक्विपमेंट लगा दिए खोजने के लिए, है ना, तब भी वो फोटोन मिले नहीं। और फोटोन की जगह क्या मिला, तो उन्होंने देखा बच्चों, जैसे ही कोलिजन हुआ एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपको प्राप्त हो गया, है ना। पूरे चैम्बर में कहीं पार्टिकल थे ही नहीं, है ना। और कोलिजन करवाया, फिर हमने उसको चेक किया, तो हम देखते हैं बेटा उस बॉक्स में आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास क्या है, पॉजिट्रॉन है ना। ऐसा हम देखते हैं, तो हमें दो पार्टिकल मिले, एक जोड़ा मिला। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, युग्म उत्पादन। क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और एक आपको पॉजिट्रॉन मिल गया। अब हमें तो कंजर्वेशन लॉ देखना है भाई, हमें इसको थोड़ी पढ़ना है, ये तो युग्म उत्पादन होता है, ऐसा होता है, हमें तो कंजर्वेशन लॉ देखना है भाई। बोलो बेटा, इसका चार्ज कितना, 0, इसका चार्ज कितना, 0, नेट चार्ज की यदि बात की जाए तो कितना, 0, ठीक है। ये घटना हुआ, घटना के बाद ये पार्टिकल्स मिले, तो आपको कितना चार्ज मिला, -C। इधर कितना मिला, +C। लेकिन नेट कितना मिला, दोनों को जोड़ दो बच्चों, दोनों का जोड़ कितना आएगा, 0। पहले भी नेट 0, बाद में भी नेट 0, यानी यहाँ भी आवेश के संरक्षण के नियम की क्या होती है, पालना। ये आपका क्या था, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, चार्ज न तो उत्पन्न हो सकता है ना, न ही नष्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज आता ही क्यों है, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो चार्ज लेके जाएगा, जिसके कारण एक बॉडी पे पॉजिटिव आ जाएगा नेट, और दूसरी बॉडी पे नेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, स्थानांतरित हो सकता है ना। और इसी चीज को आप एक लाइन में ऐसा बोल सकते हो कि किसी भी विलगित निकाय का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, अचर रहता है। ये क्या है बच्चों, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। और इसके खूब सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए। ओके, क्या था ये बच्चों, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। अब देखो, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रखकर, है ना, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रखकर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं और हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, मान लो बच्चों आपके पास एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में आपने क्या किया हुआ है, कोई 4 चार्ज रखे हुए हैं। ये चार्ज है +2 कूलम का, ये कितना है, +4 कूलम का, ये कितना है, -3 कूलम का, ये कितना है, -1 कूलम का। ये चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। फिर आपने क्या काम किया कि इस वाले बॉक्स को किसी प्रोसेस से गुजारा, ठीक है। मान लो हीट किया, या मान लो इस तरह से आपने इसको डुक करके हिलाना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी आपने कर दिया, ठीक है। तो इनमें आपस में इंट्रैक्शन हो गया। इंट्रैक्शन के बाद ये वाली जो बॉडी थी ना, आपने देखा इस पे चार्ज आपको मिलता है 7 कूलम, और ये वाली जो बॉडी थी ना, आप देखते हो इस पर आपको चार्ज मिलता है -1 कूलम। जो ये वाली बॉडी थी ना, आप देखते हो इस पे चार्ज जो है वो आपको मिलता है +2 कूलम। और जो ये वाली बॉडी है, मेरा सवाल ये है कि इस पर चार्ज कितना है, ओके। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो आपका कंजर्वेशन लॉ से सोल्व हो जाएगी। इस पे चार्ज मान लेता हूँ Q1, इस पे मान लेता हूँ Q2, इस पे मान लेता हूँ Q3, इस पे मान लेता हूँ Q4, इस पे मान लेता हूँ Q1 डैश, इस पे मान लेता हूँ Q2 डैश, इस पे मान लेता हूँ Q3 डैश, और इस पे मान लेता हूँ Q4 डैश। कंजर्वेशन लॉ कहता है कि भाई ये जो सिस्टम था जिसमें ये 4 पार्टिकल्स थे, नेट चार्ज कितना है, तो आंसर है नेट चार्ज है इतना, ठीक है। ये नेट चार्ज, फिर कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ ऐसा हुआ, अब नेट चार्ज कितना है, तो आप कह रहे हो अब नेट चार्ज देखो इतना है, अब नेट चार्ज इतना है। यदि बच्चों ये 100 है तो ये भी कितना आएगा, 100। चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहता है नेट चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या आएंगे, बराबर। चलो मान रख दो,
Q1 का मान कितना 2 कूलाम, Q2 का मान कितना 4 कूलाम, Q3 का मान कितना -3 कूलाम, Q4 का मान कितना -1 कूलाम बराबर Q1 डैश का मान कितना 7 कूलाम, Q2 डैश का मान कितना -1 कूलाम, Q3 डैश का मान कितना 2 कूलाम और Q4 डैश का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, 3 में से 1 गया, बोलो कितना बचा 2, तो ये तो कितना आ गया 2 कूलाम। फिर चेक कर लो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 कूलाम आ गया बराबर। देखो 7 कूलाम में से 1 कूलाम गया कितना 6, 6 में 2 जुड़ा कितना आया 8 कूलाम, कितना आया 8 कूलाम प्लस बोलो क्या है बच्चों Q4 डैश, और यहाँ से Q4 डैश का मान आप निकालोगे तो 2 कूलाम में से 8 कूलाम को घटाओगे तो बोलो कितना आएगा -6 कूलाम। ये आपका आंसर होगा, यानी इस पर बोलो बच्चों कितना चार्ज आएगा -6 कूलाम। चेक करके देख लो चाहे इस पे नेट कितना है 4 और 2 6, 6 में से 3 कूलाम निकाल दो कितने बचे 3, 3 में से 1 निकाल दो कितना 2 कूलाम, 2 कूलाम। इस पर भी कितना आना चाहिए 2 कूलाम, 7 कूलाम में से 1 कूलाम निकालो कितना आया 6, 6 में 2 जोड़ो कितना आया 8, 8 में से 6 घटा दो बोलो कितना आया 2 कूलाम। सिस्टम का नेट कितना 2, सिस्टम का नेट कितना 2। हाँ आपस में कम ज़्यादा हो सकता है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ये, लेकिन सिस्टम का नेट चेंज नहीं होगा। सिस्टम का पहले नेट कितना 2 कूलाम और बाद में भी नेट कितना 2 कूलाम। ठीक है बच्चों, तो ये था कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, और कुछ चार्ज के मेन प्रॉपर्टीज हमारे और रह गए। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है चार्ज का, आवेश का क्वांटिक कण। ठीक है, उसके अलावा 1-2 चार्ज के सिंपल प्रॉपर्टीज और हैं, वो हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।